नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है दूध, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉम या डी खीस या कोलेस्ट्रम। तो वो कौन सा होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, खीस या कोलेस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है। आपसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अगर आयरन की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? गर्भपात यानी कि अबॉर्शन, मृत शिशु यानी कि जो बच्चा जो बेबी बॉर्न होता है वो मर जाता है या मरा हुआ ही पैदा होता है, मानसिक मंदन यानी कि जो बच्चा है, जो शिशु है वो पैदा होगा तो उसका जो दिमाग है वो नॉर्मल बच्चों के दिमाग से क्या होगा, धीमा चलेगा या वो मंद बुद्धि होगा, या उक्त सभी। क्या हो सकता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर शरीर में लौह यानी कि आयरन की कमी होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इससे शरीर में कमजोरी आती जाती है और जिसका सीधा प्रभाव माँ के शरीर का कमजोर होने का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है? यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या मासिक श्राव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रजोदर्शन। ठीक है, देखिए जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात वो जो बालिकाएं हैं वो पूर्णतया युवा हो जाती हैं तथा उनकी योनि मार्ग से रक्तस्राव होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। और मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ ये है कि स्त्री की जो प्रजनन इंद्रियां हैं वो पूर्णतया विकसित हो गई हैं तथा उनमें जो माता बनने की जो जैविकीय क्षमता है वो आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, मोकोनियम या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट ऊपर अभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा है, क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। भोजन को जहरीला बनाने वाले या भोजन को नुकसानदायक बनाने वाले जो आंतरिक कारक हैं वो कौन से हैं? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर या उपरोक्त सभी। तो कौन से हैं? वो हैं आपके परजीवी। ठीक है, देखिए भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक जो कारक हैं वो परजीवी हैं। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण अनेक प्रकार के जैसे जो बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक और हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अपघटित कर देते हैं जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ को विष या टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारकों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको विष या टॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली कैलोरी से तात्पर्य है। खाली कैलोरी से क्या समझते हैं? शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? देखिए खाली कैलोरी से आपका मतलब है सिर्फ कैलोरी। ठीक है, देखिए शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? जो हम चीज़ें ग्रहण करते हैं खाने पीने की, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस में होती है? कैलोरी में होती है। ठीक है, तो आपका जो खाली कैलोरी से मतलब है वो है ओनली कैलोरीज या सिर्फ कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, पर मिनट कैलोरीज कंजप्शन फॉर मॉडरेट एक्टिविटी इज। मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग है कितना?
1.4 से 2.0 कैलोरीज, 1.5 टू 2.5 कैलोरीज, 2.0 टू 3.5 कैलोरीज, बस 3.0 टू 4.5 कैलोरीज। तो ये कितना है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना होता है जो मध्यम गतिविधियों के लिए है, प्रति मिनट कैलोरी का जो उपभोग है वो होता है 2.0 से 3.5 कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, ये क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे को भी पढ़ा दिया जाता है। क्या, किसके बारे में? संतुलित भोजन के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं, वसायुक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ आहार या प्रोटीन युक्त आहार। तो भाई ऐसा आहार जिसमें सभी चीजें संतुलन में हो, सही अनुपात में हो, उनको क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा, संतुलित आहार में क्या क्या चीजें आती हैं एक बार ये भी देख लीजिए। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। देखिए, संतुलित आहार में पानी एवं रेशे यानी कि रफेज भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को साथ में सम्मिलित करना पड़ता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। देखिए, संतुलित आहार में आपका सभी चीजें जैसे मेवे, ठीक है, दूध, ये इन और जो आपका नॉनवेज है, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, आपके गाजर और मतलब फल फूल हर चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अंडे। नेक्स्ट देखिए, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, पर्याप्त और अपर्याप्त और पर्याप्त, या अनुकूलतम और अल्पतम। किसमें किया जाता है? ये आपका किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम में। ठीक है, पोषणिक जो आपकी स्थिति है ये आपको बताया जाता है कि आप जो पोषण ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो मतलब स्थिति या आपके जो शरीर है उसके अनुकूल है या उससे कम है, या ठीक है उससे कम है और आपको कितनी की जरूरत है। देखिए, जो मुख्य रूप से पोषण की स्थिति, ये भी याद रखिएगा। देखिए, वीडियो को सिर्फ देखिए ही नहीं, मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, इसके साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन आप अपने उन्हीं शॉर्ट नोट से ही कर पाएंगे। एग्जाम के जस्ट पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी वीडियो लेक्चर की सीरीज को देख पाएं, या YouTube पर कितनी अभी आपके एग्जाम डेट जैसे ही डिक्लेयर होगी कितनी बड़ी बड़ी मैराथन्स और दुनियादारी सब चीज़ें चलेंगी, इन सब से निकलिए। आपका सिर्फ 20 पॉइंट का सिलेबस है, ठीक है, और वो भी ऐसा है जिसको आप आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी ज़रूर होंगी। बस क्या करिए, खुद पे विश्वास रखिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप जितनी बार अलग अलग किताबें, अलग अलग लेक्चर देख रहे हैं, आपको सब कुछ लग रहा है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ रहे हैं आप बस उसी को सॉलिड तरीके से पढ़ें कि अगर उसमें से किसी ने भी आपसे कुछ भी पूछ लिया तो आप वो चीज़ नहीं भूलें। सिर्फ यही एक तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का, और इसके लिए आपकी ज़रूर है आपका शॉर्ट नोट्स बनाना और वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार रिवीजन करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपके मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण। ठीक है, देखिए, अपनी विशेष आवश्यकता के पोषण तत्व तो उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम स्थिति कहलाती है। ठीक है, और जब क्या है कि उसको ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब जितना उसके आसपास ज़रूरत है उतना उसको मिल जा रहा है, मतलब कि इतना कि उसको उसकी कमी नहीं होगी। और अल्पतम में क्या होता है कि जितनी उसको ज़रूरत है उससे कम उसको जो पोषण तत्व है वो प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए,
वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं अमियालोटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम या एमाइलेज। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइपोलिटिक एंजाइम। ठीक है, देखिए वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं और वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बने होते हैं। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा, जो वसा के अणु हैं ये किन के संयोग से मिलकर बने होते हैं? तो ये है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोग से बने होते हैं। देखिए वसा भी दो तरह के होते हैं, ये भी याद रखिएगा, कहीं पे शॉर्ट में लिख लीजिए। वसा भी दो प्रकार के होते हैं जो वसीय अम्ल हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखिए, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है कौन सा है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6 या विटामिन ई। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए लोहे का जो अवशोषण यानी कि जो आयरन का अवशोषण है ये आपका होता कहाँ पर है? कहाँ होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, और भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है और लोहे का अवशोषण आंत में फेरस के रूप में ही होता है। और लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सुगमता से हो जाता है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति में भोज्य पदार्थों से प्राप्त लोहे का अवशोषण 3 से 8% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। और सिर्फ क्वेश्चन है, देखिए इसकी जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन कौन शामिल हैं? परिवार, शिक्षण संस्थान, राज्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आपकी सामाजिक नियंत्रण की सबसे मूलभूत इकाई है, वो जो पहली इकाई है वो है क्या? आपका परिवार। ठीक है, जब आप परिवार में जन्म लेते हैं तभी आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर जब आप अपने स्कूल में पहुंचते हैं तब आपको कई सारे रिस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं कि सोसाइटी के लिए ये अच्छा है, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर जब आप इतने परिपक्व होते हैं कि आपको कानून, नियम, वो सब चीजें समझ में आए तो क्या है, राज्य के भी आपके ऊपर काफी सारे नियंत्रण होते हैं। देखिए जो सामाजिक नियंत्रण है वो तीनों के सहयोग से बनता है। ठीक है, किसी भी एक संस्था के चाहने से सामाजिक नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित नहीं होता है। तो ये तीनों ही एजेंसियां क्या हैं? सामाजिक नियंत्रण की तीनों ही एजेंसियां हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन से हैं? मैक्स वेबर, जी सीमेल, अर्नॉल्ड टाइनबी या हर्बर्ट स्पेंसर। कौन से हैं? ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अर्नॉल्ड टाइनबी। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये चुनौती एवं जो प्रत्युत्तर सिद्धांत है ये अर्नॉल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ स्टोरी में दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ स्टडी ऑफ स्टोरी। ठीक है, अ स्टडी ऑफ स्टोरी में इसको दिया है अर्नॉल्ड टाइनबी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? हर्बर्ट स्पेंसर, जे एफ मैक्लेनन, SJG फ्रेजर या ऑगस्ट कॉम्ट। कौन है? तो इसमें आपके देखिए जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं यही क्या है, आपके सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक हैं। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर पर डार्विन का बहुत प्रभाव था। मतलब इनका मानना था जैसे डार्विन ने जीव विज्ञान के लिए ये बताया था सामाजिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, वैसे ही समाज का भी एक उद्विकासी सिद्धांत होता है। ठीक है,
देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन के जैव विकास सिद्धांत में विश्वास रखते थे और स्पेंसर के अनुसार मानव समाज विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों तथा सरल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंचा है। इसे ही सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दोनों ही तरह से पूछ सकता है कि स्पेंसर को किसका बुलडॉग कहते हैं या डार्विन का बुलडॉग किसको कहते हैं। तो आंसर याद रखिएगा, डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। नेक्स्ट देखिए, घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या उपर्युक्त सभी। तो एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, यहाँ पर घरेलू जो हिंसा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको मारे पीटे या आपका मतलब जो शारीरिक रूप से ही आपको पीड़ा पहुंचाए। देखिए, अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, आपको हैरेस किया जा रहा है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली चाहे भी किसी भी लेवल पर, ठीक है, तो ये किस में आता है? ये घरेलू हिंसा में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मतलब जैसे लोग हैं वो आपको तरह तरह की बातें करके आपको आपका जो इमोशनल वो है उसको डैमेज करते हैं, तो ये भी आपका किस में आएगा? ये आएगा आपका घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस में। आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही फेमस आपकी बुक है, ठीक है, बहुत फेमस है क्योंकि जो इसका सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बुक का देखिए तो कौन है इसके राइटर? NK बोस, PH प्रभु, MN श्रीनिवास या GS घुरिये। कौन है? आप सभी को होपफुली पता होगा क्योंकि ये जो एग्जाम है ये मोस्टली सोशियोलॉजी, एजुकेशन इसी तरह की बैकग्राउंड वाले लोग दे रहे हैं, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है? GS घुरिये। ठीक है, GS घुरिये को क्या कहा जाता है? GS घुरिये को ही भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य था? ठीक है, देखिए ये जो आपको दिया है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये इतना जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है, कोई भी स्कीम स्टार्ट की जाती है या कोई भी प्लान स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक मतलब जो मोटो होता है, जो उसका एक मतलब मोटिवेशनल सेंटेंस होता है वो रेडी किया जाता है। तो इसका क्या था? जो आपकी पंचवर्षीय योजना है इसका क्या था? ये मतलब ये वाला जो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये कौन सी आपका 5 ईयर प्लान का ये ध्येय वाक्य था? आपसे पूछा है 8वीं का, चौथी का, 5वीं का या 7वीं का? तो ये किसका था? ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में इतना और देख लीजिए कि ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी आपकी 1974 से 1979 तक। ठीक है, 1979 तक। 1974 से 1979 तक। ठीक है, 1974 से 1979 तक चली थी। और देखिए इसमें एक चीज क्या है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ये अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट देखिए, मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या अनैतिक व्यवहार? कौन सा है? तो इसमें है आपका जन्म नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय आपसे पूछा है। देखिए युद्ध कैसे हो सकता है? युद्ध किसी भी चीज का मतलब पॉजिटिव सेंस में युद्ध को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विपत्ति, भाई किसी भी तरह की चाहे प्राकृतिक हो चाहे कोई महामारी फैल जाए वो भी जनसंख्या नियंत्रण का एक सही तरीका नहीं है। अनैतिक व्यवहार यानी कि मारपीट करके, दंगा फसाद करके अगर जनसंख्या नियंत्रण कर ली जाए ये भी एक गलत तरीका है। कैसे किया जा सकता है? लोगों को जागरूक करके
अत्यधिक जनसंख्या विस्फोट के बारे में के मतलब जो हानिकारक परिणाम है उसके बारे में लोगों को बताकर, और जो सरकार द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं उस तरह की चीज़ें लोगों को बताकर जन पर नियंत्रण करके, जो जन्म दर है उस पर नियंत्रण करके ही जनसंख्या नियंत्रण है वो किया जा सकता है। यही इसका सर्वाधिक उपाय है, प्रभावकारी उपाय है। किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जस्ट अभी आप ऊपर देख कर आए हैं, गरीबी से, जनसंख्या से, औद्योगिक विकास से या शिक्षा से। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका जनसंख्या से। ठीक है, देखिए, और ये जो सिद्धांत है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना पूछकर कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है ये किसके मध्य संबंधों की व्याख्या करता है? तो ये वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की में वृद्धि के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का है क्या? साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण का विकास, समस्या सुलझाने की एक विधि या इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो देखिए, जो परामर्श प्रक्रिया है इसका एक प्रकार जो है आपका वो है आत्मनिरीक्षण का विकास। ठीक है, देखिए, परामर्श प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं है, बल्कि जो प्रार्थी व्यक्ति है उससे बातचीत करके उसमें आत्मनिरीक्षण का विकास करना है। परामर्श प्रक्रिया समस्या को सुलझाने की कोई विधि नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में ये सहायता करती है। ठीक है, देखिए, बहुत लोग को लगता है कि जो कंसल्टेशन है, जो परामर्श है, उससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं, बल्कि परामर्श का उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति है उसको खुद इतना सेल्फ मतलब उसकी स्टीम बढ़ा देना, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ा देना कि उसके अंदर ये सोच विकसित हो जाए कि वो अपनी समस्याओं को सुलझा पाने के लिए क्षमतावान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है हीन भावना, पीने की आदत में, नशीली दवाओं की लत में या उपर्युक्त सभी में। बड़े कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, हीन भावना में भी जब आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं, जब अगर 4 लोगों ने आपका मजाक बना दिया तो आपको लगने लगता है कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, और धीरे धीरे आप उस चीज़ पे क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, और आपके अंदर हीन भावना आती जाती है, तब भी आपको परामर्श की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन करने की आदत है उसके लिए भी होती है, नशीली दवाओं की लत में भी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, होपफुली सभी को पता होगा कि WHO का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये UNICEF इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, जो इसका वित्त पोषण है किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा, निजी दाताओं द्वारा या बी व सी दोनों के द्वारा। तो ये आपका किया जाता है, देखिए, जो अलग अलग सरकारें हैं उनके द्वारा, और जो निजी दाताएं हैं जैसे जो बड़े बड़े NGOs वगैरह हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी जो इनका वित्त पोषण यानी कि इनकी जो फंडिंग है वो की जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी। देखिए, यूनिसेफ का जो वित्त पोषण है इसमें विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा 2/3 योगदान किया जाता है, और जो शेष निजी समूहों और जो शेष बचा है वो निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है UNDP, UNEP, UNO या IMF। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका HDI है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, फर्स्ट है आपका UNDP, UNEP, UNO या IMF। पहले देखिए इन चारों के फुल फॉर्म देख लीजिए।
यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी आपका यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सी आपका यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। और डी आपका आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और देखिए ये जो रिपोर्ट है ये प्रति वर्ष जारी होती है, मतलब हर साल जारी होती है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये वार्षिक रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, त्रिवार्षिक रिपोर्ट है, पंचवर्षीय रिपोर्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आपका ये एक वार्षिक या एनुअल रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की ओर हम चलेंगे। लास्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दावोस में, टोक्यो में, जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा जो आपको आपके लास्ट टाइम रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम को क्रैक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।